कि हमें ना ये नहीं पता होता है कि कौन से एसेट्स क्लास कितना परफॉर्म कब करेंगे। जैसे मैंने बताया कि कभी भी किसी एसेट्स क्लास की इफोरिया या बॉटम आउट पता लगाने के लिए ना सबसे बेस्ट जो इंडिकेटर होता है ना सेंटीमेंट होता है। इसलिए कहा भी जाता है सेंटीमेंट इज द कॉन्ट्रा इंडिकेटर। अगर किसी एसेट्स क्लास में आपको लगे वाह ये तो जबरदस्त रिटर्न देते हैं, जबरदस्त रिटर्न देगा, अब वहां पे आपको थोड़ी सी जो है सो सावधान हो जाने की जरूरत है। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप उस एसेट्स क्लास से निकल जाओ बाहर, क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है अपने एसेट्स एलोकेशन के रूट से कि किस एसेट्स क्लास में कितना परसेंटेज हमें रहना है। ये वैसे कोई थंब रूल नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि जो लोग अपने एसेट्स एलोकेशन को ऊपर फोकस होते हैं वही मैक्सिमम रिटर्न बनाते हैं, और ये डेटा बताती है। क्योंकि मैंने जैसे बताया 90, 80 और 90 के दशक में जो है सो यूएस के बहुत सारे पेंशन फंड के ऊपर ये रिसर्च किया गया था, और उनकी जो डिफरेंस देखा गया रिटर्न में, उसका जो सबसे बड़ा रीजन था वो था एसेट्स एलोकेशन। 90% से ज़्यादा तक रिटर्न का डिफरेंस इस एसेट्स एलोकेशन के ऊपर आया। इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि एक थोड़ा वास्ट टॉपिक है, इसको समझने के लिए लोगों को एक डेप्थ चाहिए, तो एक सेपरेट वीडियो बन सकता है। लेकिन जनरलाइज हम अभी ये जो स्टेटमेंट आपको दे रहे हैं ये इस समझने के लिए कि कैसे हम ये डिसाइड करें कि कोई भी एसेट्स जो है सो इफोरिया में है या कोई एसेट्स जो है बॉटम आउट है। तो कॉन्ट्रा इज द कंट्रा जो है सेंटीमेंट इज द कॉन्ट्रा इंडिकेटर। सेकेंड थिंग, जैसे मैंने बताया, मान लीजिए आपके पास जो इन्वेस्टमेंट वैक्यूल है ना उसमें मैक्सिमम 4 एसेट्स क्लासेज आते हैं, इससे ज़्यादा तो आप इन्वेस्ट कर भी नहीं सकते। जैसे इक्विटी होता है, जैसे कि फिक्स्ड इनकम होता है, जैसे कि रियल एस्टेट होता है, और कमोडिटी जिसको गोल्ड या सिल्वर बोलते हैं। इसके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, उसके बाद सेविंग अकाउंट में पैसा छोड़ने के अलावा आप यही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने डिसाइड कर लिया, जनरली मैं ये कभी नहीं कहता कि किसी एसेट्स क्लास में आप मैक्सिमम जाओ, लेकिन ये देखा गया है कि इक्विटी एज एसेट्स क्लास और परफॉर्म रिमेनिंग क्लास हमेशा। हमारे इंडिया की हिस्ट्री का अगर 45 ईयर का आप डेटा देखोगे ना तो यही बताती है। इस डेटा के ऊपर भी हम एक अलग वीडियो बना सकते हैं। दूसरा, ग्लोबली हमें पता है कि वर्ल्ड में स्टॉक मार्केट का अराउंड 400 पुराना हिस्ट्री है। अब डेटा एनालाइज करो ना, डेटा कभी झूठ नहीं बोलती। आप नैरेटिव सेट कर लो, स्टोरी बना लो, कुछ भी कर लो, उसके से तक कुछ भी आप बता सकते हो, लेकिन डेटा कभी मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि डेटा जो होती है वो हिस्ट्री होता, और हिस्ट्री को एक बार रिकॉर्ड करने के बाद फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि कल अगर जो है सो पिछली महीना अगर वो पिछली साल 2024 था ना, तो अब 2025 ही होगा। आप उसको नहीं बोल सकते कुछ और ईयर था। तो डेटा तो यही होती है, एक बार डेटा रिकॉर्ड होती है। और डेटा क्या होती है, आज की सारी इवेंट्स को रिकॉर्ड करके डेटा बनती है, और डेटा को चेक करने से हमें रियलिटी पता लगती है कि किस चीज़ में क्या परफॉर्मेंस है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरली जो मैं क्या मानता हूं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ना एज एन इक्विटी, आपकी जो रेंज होनी चाहिए, एक अपर रेंज होता है, एक बॉटम रेंज होता है। तो आपका मिनिमम रेंज 50% तो इक्विटी में हमेशा होनी चाहिए, चाहे मार्केट कितना भी इफोरिक हो। क्योंकि ये हमें नहीं पता होता है कि मार्केट अब नीचे जाएगी या इफोरिक हो चुका है। क्योंकि जनरली देखा गया है जब बबल्स होते हैं मार्केट में तो मार्केट उस टाइम बहुत तेजी से बढ़ती है। अगर मान लो मार्केट 50% जिस टाइम हम ये सोच रहे हैं कि मार्केट अब बबल्स में हम इससे निकले, उसके बाद भी अगर मार्केट 25 से 30%, 40% ऊपर चल जाए, फिर जाके 20% करेक्ट करे, तो अभी तो 20% लूज कर जाएंगे। इसलिए अपने एसेट्स क्लास की क्या है ना, हमने पहले डिसाइड किया मिनिमम 50% रखेंगे इक्विटी में, और मैक्सिमम 100% भी रख सकते हैं। कब? जब मार्केट में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2080 वाला सिचुएशन हो, कोविड वाला सिचुएशन हो, उस टाइम सारी एसेट्स क्लास से निकल के हम केवल इक्विटी में आ सकते हैं। क्योंकि विद इन ईयर हम वहां पे फेनोमिनल रिटर्न पाएंगे जब मार्केट वापस अपनी जगह पे आएगी।
और ये देखा गया है जब भी इस तरह की 50% 40% करेक्शन होती है ना, मार्केट विद इन ए फ्यू ईयर अपने जगह पे ही नहीं आती है, विद इन ए फ्यू ईयर वो अपने उस पुराने लेवल से भी 100 से ऊपर परसेंट चली जाती है। तो आप तो 4 टाइम्स रिटर्न यहीं बना लेते हो। लोग कहते हैं मल्टीवेगर ढूंढते हैं, मल्टीवेगर ढूंढते हैं, जब मल्टीवेगर मिलता है तो डर के मारे भाग जाते हैं। इकोनॉमी थोड़ी चली गई। हमारा जो शेयर बाजार है वो क्या है, इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट कर रही है। और आज न कल हम जानते हैं कि अगर 6% से एनुअल ग्रोथ इकोनॉमी कर रही है 7% से, तो उसका जो लाइन बनेगा वो थोड़ा 6% से उठते हुए चलेगा। एक मतलब सीधी लाइन होती है इकोनॉमी की। इकोनॉमी की ज़्यादा मोबिलिटी या ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती इकोनॉमी के अंदर, लेकिन शेयर बाजार में जरूर होती है। शेयर बाजार कभी 20% ऊपर चढ़ता है, कभी 20% नीचे चला जाता है, कभी 10% ऊपर चला जाता है, कभी 10% ऊपर चला। इवन अगर आप 45 ईयर की हमारी हिस्ट्री है और उसमें एक डेटा आया था कि लगभग 41 ईयर तो ऐसी है जिसमें मार्केट अपने टॉप से 10% गिरी है। और इससे बढ़िया मौका क्या चाहिए आपको? बाकी एसेट क्लास से 10% निकाल के इक्विटी में डाल दो, फिर वो वापस अपनी जगह आएगी तो 10% रिटर्न बन जाएगा आपका, और वो कुछ ही दिनों में आ जाती है। तो हमें ये डिसाइड करना होगा। दूसरा क्या होता है? फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम में हमें 0 से 25-30% एज पर आवर रिस्क एपिटाइट हमें रखना चाहिए। जब इक्विटी मार्केट एकदम बुरी दौर में, क्राइसिस के टाइम में हो, तो आप अपने डेट को 0 भी कर सकते हो, क्योंकि जब मार्केट वापस अपने जगह आएगी फिर हम वापस अपना डेट का एसेट्स एलोकेशन वापस आ जाएंगे। तो हमारे पास एक फायर पावर भी होती है मौका ढूंढने के लिए, और हमें कभी भी फ्यूचर की कोई भी अनसर्टेनिटी को हेज करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है फिक्स्ड इनकम। क्योंकि अगर हमारा 25% टोटल नेटवर्थ का अगर किसी ऐसी चीज़ में हो जो ज़्यादा वोलाटाइल नहीं होती है, तो फिर हम फिर क्यों टेंशन लें किसी चीज़ का? क्योंकि हम कभी भी होगा तो वो पैसा तो हमारे पास है। हमें इक्विटी को तो ट्वीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इक्विटी भले किसी भी पोजीशन में हो, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो। और वैसे भी कहा जाता है इक्विटी जो होता है ना वो लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है। अगर आपकी माइंडसेट 9 साल 10 साल के लिए हो ना, तभी इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट में जानी चाहिए। अगर आपका लेस देन 1 साल 2 साल 3 साल का है तो इक्विटी में मत जाओ। अगर आप कमा लिए तो ये आपका लक है, और लक हमेशा साथ नहीं देती, क्योंकि आपको स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना है। और तीसरा एसेट्स क्लास जो होता है वो रियल एस्टेट। एक तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए, रियल एस्टेट में जो हमारा घर होता है ना, वो हमारा एसेट्स नहीं होता। जिस चीज़ को हम कंज्यूम करते हो वो हमारा एसेट्स नहीं होता। अब भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए किसी को अपना घर बेचना पड़े। तो इसका एक ही तरीका है कि आपको दूसरा घर कभी भी मेरा ये मानना होता है कि जो हाउसिंग होती है ना, जो रेजिडेंशियल हाउसिंग होता है, उसका डेटा ये बताती है कभी ये इतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर। भले आप 4 साल की हिस्ट्री देख लें, उसमें आपको दिखेगा, लेकिन उससे पहले आप चले जाओ 10 साल, देखो क्या हालत है। तो इसका एक तरीका होता है कि आप रिस्क के थ्रू जा सकते हो। इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो हम बना सकते हैं रिस्क को समझाने के लिए कि रिस्क कैसे होता है, कैसे फंक्शन करता है। क्योंकि जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं, तब तक आपके उसके लिए कन्विंस नहीं होगे। उसमें कन्विंसिंग नहीं है कि प्रोडक्ट क्या है, क्या रिस्क है इसके अंदर, कितना रिटर्न देता है। एक अच्छी प्रोडक्ट है रिस्क। और रिस्क क्या होता है? कमर्शियल प्रॉपर्टी का एक म्यूचुअल फंड है वो, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और फोर्थ जो आज के टाइम में बड़ा फेमस है, गोल्ड। हर कोई गोल्ड के पीछे भाग रहा है। गोल्ड में कभी भी हमें अपने एसेट्स एलोकेशन का 10% से ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। और फिजिकल तो कभी लेना भी नहीं चाहिए गोल्ड। जो हमारे घरों में जो भी चीज़ प्रीशियस मेटल होता है ना, वो एक ओकेजन बेस होता है, क्योंकि हमारी कस्टम हमारी ट्रेडिशन है ऐसी। लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज से जो गोल्ड होनी चाहिए वो हमेशा ETF के रूट से हमें लेना चाहिए। क्योंकि सोवरजिन बॉन्ड में तो गवर्नमेंट ने अब रोक लगा दी, अब नहीं जारी नहीं कर रही है। पुराने में उसको इतनी लॉस हुआ कि अब तो उसने छोड़ ही दिया कि हमें अब सोवरजिन गोल्ड बॉन्ड जारी करना है। तो हमारे पास बचता है ETF। आप गोल्ड ETF ले सकते हो, वो भी 0 से 10%। अगर जरूरत पड़े तो 0 पे भी आ जाओ। अगर लगे गोल्ड काफ़ी चला गया तो हम 0 पर आ जाएंगे, या गोल्ड एकदम डाउन है। जब भी गोल्ड क्रैश की सिचुएशन में आता है तो आप 10% तक गोल्ड में होल्ड कर सकते हो, वो आपको इजीली रिटर्न बना के देगा। गोल्ड भी एक बड़ा एसेट्स क्लास है, इसकी बड़ी हिस्ट्री अवेलेबल है, जिससे ये पता चले। क्योंकि जनरली लोग बोलते हैं कि गोल्ड नीचे जाता ही नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये इक्विटी से भी ज़्यादा वोलेटाइल है, इक्विटी से भी ज़्यादा गिरा हुआ है गोल्ड अपने हिस्ट्री में। तो इसके ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं।
तो हम ये समराइज कर सकते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो ये चारों एसेट्स क्लास में किस तरह से डिफाइन किया जाए, और फाइनली इसी से पैसा बनेगा। किसी एक एसेट्स क्लास से हमेशा पैसा नहीं बनता, क्योंकि हमने याद है 90 की वो एशियन टाइगर वाली क्राइसिस, जो एशियन टाइगर्स थे उस टाइम के, उनके मार्केट में 80% 90% मार्केट करेक्ट हुई थी। अब सोचो किसी का अगर 1 करोड़ रुपया 10 लाख हो जाए इक्विटी में तो उसकी क्या हालत होगी। तो हमें नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि हम अपने एसेट्स एलोकेशन को कैसे बेहतर ढंग से डाइवर्सिफाइड करें। इसलिए कहा भी जाता है ना हमारे यहाँ कि भैया भागवत गीता सबसे जो है सो बेस्ट ग्रंथ है समझने के लिए, ज़िंदगी को देखने के लिए। ये बात मैं भी मानता हूँ। और कहा जाता है कि अगर भागवत गीता में आप देखोगे ना तो वो क्या ऐसा मूल मंत्र है जो हमें सीखना चाहिए। तो जनरली कहा जाता है कि आप ये सोचो कि जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा होगा। यही गीता का मूल मंत्र है कि जिंदगी लाइफ को इस तरह से देखो, एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। इसलिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपको खुश रहना चाहिए। और अगर इसी चीज़ को कॉपी हम एसेट्स अपने इन्वेस्टमेंट में करें, यहाँ पे यही 3 वर्ड आता है, डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट और एसेट्स एलोकेशन। ये एक बड़ी वास्ट चैप्टर है। हमने 3 वर्ड में 3 सेंटेंस में जरूर बोल दिया, लेकिन एक बड़ी वास्ट सब्जेक्ट है। एक एक पे डिफरेंट रिसर्च हुई पड़ी है, ग्लोबली रिसर्च किया हुआ है। इसके ऊपर पूरा हम 1 घंटा 2 घंटा का सेशन कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी रिसर्च है और इसको समझना इतना आसान नहीं है। अगर जिस दिन आपने समझ गया उस दिन आपको मार्केट से फियर ही खत्म हो जाएगी। आप कहोगे, आप चाहोगे कि मार्केट करेक्ट हो। अगर आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजिक एसेट्स एलोकेशन है, आप तो अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे। आप कहोगे कोई एसेट्स क्लास गिरे जो मैं बाकी एसेट्स क्लासेस को मैनेज कर सकूं, उसमें कुछ ले सकूं। आप फिर मार्केट गिरने से डरोगे नहीं, फिर आप मार्केट गिरना मनाओगे कि मार्केट गिरे मुझे लेना है। तो यहाँ पे होती है आपकी समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, कि आपने कितना क्या समझा है। और इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे तैयार करना है।